नमस्ते साथियों, मैं प्रेम सिंह लक्ष्य यूट्यूब क्लासेस सिरसा पे पुनः आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा कि मनोविज्ञान किस रूप में आया, धीरे धीरे अपने अपने रूप को बदलता रहा। और पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे कि जब मनोवैज्ञानिकों के सामने एक समस्या उत्पन्न हुई कि वर्तमान में मनोविज्ञान किस रूप में पढ़ा जाए, तब एक सम्मेलन आयोजित किया गया। उस सम्मेलन में सभी मनोवैज्ञानिक जितने भी विश्व के थे इकट्ठे हुए और उसमें हमने चर्चाएं की कि एक वाटसन नाम के मनोवैज्ञानिक थे। उनको सबसे अंत में बोलने का मौका दिया गया और उन्होंने एक बात प्रदर्शित कर दी। वो जो समय अपना रहा था 20वीं सदी का, और 20वीं सदी में मनोवैज्ञानिक की हम जो बात कर रहे थे वो वाटसन की कर रहे थे। जेबी वाटसन, जॉन ब्रोड्स वाटसन। इन्होंने कहा था कि हमारा जो व्यवहार है, व्यवहार हमेशा प्लस होता जाता है, व्यवहार कभी भी माइनस नहीं होता। हम जो कुछ करते हैं, जो कुछ सीखते हैं, वो हमारे व्यवहार से जुड़ी रहती है और व्यवहार हमारा प्लस होता जाता है। और कोई भी चीजें हैं जो कभी भी घटती हैं, कभी बढ़ती हैं। तो वाटसन ने ऐसा माना और उस सम्मेलन में जब बोल रहा था तो उन्होंने जब बातें कही थी, उस बातों की हम चर्चाएं कर रहे थे। जैसे हमने कहा था कि एक बालक घर में रहता है तो वो घर का व्यवहार सीखता है, घर के बाद गली में आ जाता है तो गली का सीखता है, गली के बाद पड़ोस में चला जाता है तो पड़ोस का सीखता है, पड़ोस के बाद वो गांव में पूरे में चला जाता है, गांव का सीखता है, गांव के बाद शहर में, शहर के बाद नगर में, नगर के बाद महानगर में और महानगर के बाद विदेशों में चला जाता है। यानी कहने का मतलब व्यवहार हमेशा प्लस होता जाता है, व्यवहार कभी भी माइनस नहीं होता। व्यवहार प्राणी का आगे से आगे प्लस होता जाता है। जब ये बात उन मनोवैज्ञानिकों ने सुनी दोस्तों, तो सारे के सारे आश्चर्यचकित रह गए। और जब ये बात सुनी तो एक पीछे से आवाज आई कि वंश मोर। वंश मोर का मतलब हम कहते हैं कि जब कोई चीज हम सुनते हैं जो हमें अच्छी लगती है तो हम कहते हैं कि एक बार और। जब एक बार और जब दोबारा से आवाज आई तो उन्होंने कहा, वाटसन ने कहा कि मुझे एक शिशु दो, मुझे एक शिशु दो। आप पढ़ते हो ना, कई बार परिभाषाएं आती हैं, मुझे एक शिशु दो, उसे मैं डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, डाकू, शिक्षक, कुछ भी बना सकता हूं। पढ़ते हो ना ये परिभाषाएं। जब उस सम्मेलन में वाटसन बोल रहा था तब लोग सारे के सारे आश्चर्यचकित रह गए और पीछे से आवाज आई कि वंश मोर। जब दोबारा से उन्हें बोलने को कहा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे एक शिशु दो, उसे मैं डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, डाकू, शिक्षक, कुछ भी बना सकता हूं। अब ये जब विचार लोगों ने सुने, वहां जो उपस्थित मनोवैज्ञानिकों ने सुने, तब उन मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि ये तो रियल में कुछ एक अलग सी पहचान लिए हुए है, ये रियल में मनोविज्ञान को एक बड़े ऊंचे स्तर पे लेकर के जाएगा। तो उन्होंने उस मनोवैज्ञानिक वाटसन को 20वीं सदी के चमकते सितारे की संज्ञा दी। अब क्वेश्चन आता है कि 20वीं सदी के चमकते सितारे, 20वीं सदी के चमकते सितारे की संज्ञा किस मनोवैज्ञानिक को दी गई? वाटसन को दी गई। किसको दी गई? वाटसन को। वहां मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि रियल में बहुत ही अच्छा कार्य है और मनोविज्ञान को वर्तमान के स्वरूप में देने का कार्य है, और वर्तमान का जो स्वरूप है उसको व्यवहार के रूप में ही जाना जाना चाहिए। तो वहां के सारे मनोवैज्ञानिकों ने खूब जोरदार तालियों से उनकी बातों का स्वागत किया और उन्हें कहा कि ये तो 20वीं सदी का चमकता सितारा है। इसी कारण से 20वीं सदी से लेकर के दोस्तों हम कहें कि 20वीं सदी से वर्तमान तक, वर्तमान यानी आज जो हम पढ़ रहे हैं वो व्यवहार का
विज्ञान पढ़ रहे हैं। किसका विज्ञान? व्यवहार का विज्ञान। अब जो व्यवहार का विज्ञान आया, यानी व्यवहार का विज्ञान जब आया, एक अकेला विज्ञान तो नहीं चल पाया। सबसे पहले आत्मा का था, वो नहीं चल पाया। उसके बाद मन और मस्तिष्क का था, वो भी नहीं, उसका अभिप्राय भी खत्म हो गया। उसके बाद चेतना का था, उस अभिप्राय को भी अमान्य कर दिया गया। और वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान आया। और व्यवहार का जब विज्ञान आया तो व्यवहार के जो विज्ञान में एक वुडवर्थ नामक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने उस व्यवहार के विज्ञान को एक अर्थ यात्रा परिभाषा से जोड़ा। व्यवहार के विज्ञान को वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा को छोड़ा, फिर मन व मस्तिष्क को छोड़ा, फिर वह मन मस्तिष्क को छोड़ा, और फिर चेतना का त्याग किया। और वर्तमान में व्यवहार के विज्ञान को अपनाए हुए है। दोस्तों, बहुत बार पूछी गई परिभाषा। वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा को छोड़ा, फिर मन व मस्तिष्क का त्याग किया, और फिर चेतना को छोड़ा, और वर्तमान में व्यवहार के विज्ञान को अपनाए हुए हैं। ये बात वुडवर्थ ने कही। और इससे पहले वाटसन की वो परिभाषा बहुत से बार एग्जाम में आई हुई है कि मुझे एक शिशु दो, उसे मैं चोर, डाकू, इंजीनियर, शिक्षक कुछ भी बना सकता हूं। अब यहां पे उसके बाद दूसरी परिभाषा वुडवर्थ की आई। इसके अलावा बहुत सी मनोविज्ञान के संबंध में अवधारणाएं या परिभाषाएं विकसित की गई। उनमें सबसे पहले हम परिभाषाओं के रूप में भी अगर हम पढ़ते हैं तो पहले पढ़ते हैं वाटसन की, जेबी वाटसन। और जब वाटसन ने व्यवहार के बारे में बताया तो दोस्तों, वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। 20वीं सदी से लेकर के वर्तमान तक का जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना जाने लगा। सभी मनोवैज्ञानिकों ने इसका समर्थन किया। और आज तक जो मनोविज्ञान चल रहा है वो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान चल रहा है। उससे पहले मनोवैज्ञानिकों के सामने समस्याएं थी कि किस रूप में देखा जाए, मनोविज्ञान को किस दृष्टि से देखा जाए, कौन से स्तर पे माना जाए, क्योंकि जो भी पहलू आ रहा था, जो भी अभिप्राय आ रहा था, वो कुछ समय के बाद समाप्त होता जा रहा था। तब वाटसन ने कुछ एक अलग ही काम किया, दुनिया से हट करके काम किया, और उन्होंने कहा कि व्यवहार हमेशा प्लस होता है, कभी भी माइनस नहीं होता। तब सभी सारे के सारे मनोवैज्ञानिकों ने माना कि मनोविज्ञान वर्तमान का जो अभिप्राय माना जाना चाहिए वो अभिप्राय व्यवहार के विज्ञान के रूप में माना जाना चाहिए, क्योंकि व्यवहार का विज्ञान 20वीं सदी से लेकर के आज तक माना जा रहा है। और तभी वुडवर्थ ने एक अर्थ यात्रा परिभाषा दे दी कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा को छोड़ा, मन मस्तिष्क को छोड़ा, फिर चेतना का त्याग किया, और वर्तमान में व्यवहार के विज्ञान को अपनाए हुए है। वाटसन कहता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यानी वास्तविक है। उसके बाद में वाटसन फिर कहता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। किसी रूप में आ सकती है परिभाषाएं, अलग अलग रूप में देता है कई बार। फिर पूछता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। फिर आता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। इस रूपों में पढ़ा जाता है। अब मनोविज्ञान व्यवहार का यथार्थ जो वास्तविक है वो विज्ञान है, किसका? व्यवहार का।
मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। दोस्तों, ये जो विचार होते हैं ये परिभाषाओं का रूप ले लेती हैं, तो इसी कारण से इनमें से किसी भी एक परिभाषा को पूछा जाता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, किसने माना था? मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, किसने माना था? मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, किसने? तो ये सारी की सारी बातें मानने वाले एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? वाटसन। और वाटसन के ही शिष्य जो थे वो वुडवर्थ थे, और वुडवर्थ ने कह दिया था कि पहले आत्मा को छोड़ा, फिर मन मस्तिष्क को छोड़ा, फिर चेतना को छोड़ा, और वर्तमान में व्यवहार के विज्ञान को अपनाए हुए हैं। इसके अलावा भी हम कुछ परिभाषाओं को पढ़ते हैं। इनकी मनोविज्ञान के संबंध में जो परिभाषाएं अक्सर कई बार एग्जामों में आती रहती हैं, उन परिभाषाओं में सबसे पहले हम देखते हैं मैकडूगल के अनुसार, मैकडूगल के अनुसार साथियों, मनोविज्ञान प्राणी के आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। प्राणी के आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है मैकडूगल के अनुसार। मैकडूगल कहता है कि प्राणी का जो आचरण है, आचरण का अर्थ हम यहां नैतिकता से रखते हैं, आचरण का अर्थ हम यहां नैतिकता से रखते हैं कि जो हमारा आचरण है, अब हमारा जो आचरण है हम सही रूप में अगर देखें कि एक दिन में तो नहीं बनता, कोई चीज हम बनाते हैं तो बहुत समय लगता है और एक दिन में तो बिखर जाता है। तो बनाने का काम कौन करता है? मैक का अर्थ क्या होता है? बनाना। और बनाने का काम कौन करता है? मैकडूगल करता है। तो मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान प्राणी के आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं मैकडूगल के अनुसार, उसके बाद बोरिंग के अनुसार है। बोरिंग कहता है कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। ये बात मानने वाले कौन है? बोरिंग। बोरिंग कहते हैं कि मानव प्रकृति का जो अध्ययन है वो ही मनोविज्ञान है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं वारेन के अनुसार। वारेन कहता है कि मनोविज्ञान प्राणी व वातावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन है। वारेन के अनुसार मनोविज्ञान, वा से वारेन, वा से वातावरण, ध्यान रखना। वारेन के अनुसार मनोविज्ञान प्राणी व वातावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन है। अगली परिभाषा हम वुडवर्थ की एक और पढ़ते हैं। मनोविज्ञान, वुडवर्थ की एक परिभाषा पहले आ गई कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा को छोड़ा, मन मस्तिष्क को छोड़ा, फिर चेतना को छोड़ा और वर्तमान में व्यवहार के विज्ञान को अपनाए हुए है। दूसरी परिभाषा हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में, मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में, मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में होने वाले, मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में होने वाले व्यवहार का अध्ययन है। मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में होने वाले व्यवहार का अध्ययन है, ऐसा वुडवर्थ मानते हैं। दूसरी परिभाषा है मनोविज्ञान के कि सामाजिक वातावरण में हम जहां पे निवास कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, उस वातावरण में हमारा जो व्यवहार है वो कैसा है, उस व्यवहार का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है वुडवर्थ के अनुसार। उसके बाद में हम अगली परिभाषा पढ़ते हैं मर्फी के अनुसार। मर्फी के अनुसार पढ़ते हैं कि जीवित प्राणियों का
जीवित प्राणियों का सामाजिक वातावरण के साथ, जीवित प्राणियों का सामाजिक वातावरण के साथ, जीवित प्राणियों का सामाजिक वातावरण के साथ होने वाला व्यवहार ही मनोविज्ञान है। अब दोस्तों, हमने तो मनोविज्ञान की परिभाषाएं क्या होती हैं? मनोवैज्ञानिकों के विचार होते हैं, और वो विचार आगे चल करके परिभाषाओं का रूप ले लेते हैं। उन परिभाषाओं में सबसे पहले इससे पहले 2-3 परिभाषाएं हमने पढ़ ली वुडवर्थ की। वुडवर्थ ने सबसे कई बार इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आती है, एग्जाम में आई हुई है। उससे पहले वाटसन की। वाटसन ने मुझे एक शिशु दो, उसे मैं चोर, डाकू, इंजीनियर कुछ भी बना सकता हूं। उसके बाद अर्थ यात्रा परिभाषा बहुत बार पूछी गई है वुडवर्थ की। उसके बाद में मैकडूगल की मनोविज्ञान प्राणी के आचरण व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, मैकडूगल ने माना। और उसके बाद बोरिंग ने माना कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। और फिर वारेन ने माना कि मनोविज्ञान प्राणी व वातावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन है। फिर वुडवर्थ ने एक बार पुनः परिभाषा आती है कि मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में होने वाले व्यवहार का अध्ययन है। और फिर मर्फी कहते हैं कि जीवित प्राणियों में सामाजिक वातावरण के साथ होने वाला व्यवहार ही मनोविज्ञान है। इन परिभाषाओं में कई बार पूछा जाता है। तो अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं दोस्तों कि इन मनोवैज्ञानिकों के विचार, इन विचारों को हम पढ़ करके और इन मनोवैज्ञानिकों की अगर हम सुने तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान का जो मनोविज्ञान है वो एक सही स्वरूप में तो व्यवहार के विज्ञान के रूप में ही आया। और जब व्यवहार के विज्ञान के रूप में आया तो हम हर एक जो मनोविज्ञान पढ़ा था हमने, उसके समर्थक भी पढ़े थे, तो इसके भी समर्थक थे। ये जितने भी मनोवैज्ञानिक थे जो इसके समर्थन में जो बातें कर रहे थे, वो सारे के सारे व्यवहारवाद का विज्ञान, जो व्यवहार का जो विज्ञान था उसका समर्थन कर रहे थे। और व्यवहार के विज्ञान का समर्थन करने में हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले पढ़ते हैं जैसे वुडवर्थ के बारे में पढ़ते हैं। वुडवर्थ के बाद क्रो एंड क्रो, यानी मैं यहां लिखूं कि व्यवहार का जो विज्ञान था, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान था, उसके समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। व्यवहार का विज्ञान था, उसके समर्थक थे वुडवर्थ थे, क्रो एंड क्रो थे, मैकडूगल थे। मैकडूगल के बाद वारेन थे, बोरिंग भी थे, मन भी थे, लेगफील्ड भी थे, मर्फी भी थे, इवान पी पावलोव, पूरा नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव। दोस्तों, ये जितने भी मनोवैज्ञानिक थे ये सारे के सारे उन्होंने व्यवहारवाद का समर्थन किया और व्यवहार का जो विज्ञान था उस व्यवहार के विज्ञान को अपनाया और उस व्यवहार के विज्ञान का समर्थन किया कि 20वीं सदी से लेकर के वर्तमान तक जो विज्ञान पढ़ा गया वो व्यवहार का विज्ञान पढ़ा गया। ये हमारा एक थोड़ा सा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का स्वरूप पूरा होता है, क्योंकि हमने मनोविज्ञान की उत्पत्ति के संबंध में पढ़ा था कि सबसे पहले हमने आत्मा का अध्ययन किया। और सबसे पहले आत्मा के अध्ययन से पहले भी अगर बात करें तो आत्मा के अध्ययन से पहले की बात करें तो मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ था। और दर्शन शास्त्र से अलग होने के बाद आत्मा का अध्ययन हुआ। आत्मा के अध्ययन के बाद मन मस्तिष्क का सफर तय किया और मन मस्तिष्क के बाद चेतना का अध्ययन किया। और चेतना से बाद अब 20वीं सदी से लेकर के वर्तमान तक मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के बारे में जाना जाने लगा। अब क्वेश्चन आता है, एक तो क्वेश्चन आता है कि सबसे कम समय तक कौन सा मनोविज्ञान रहा, क्योंकि अलग अलग रूपों में रखा गया मनोविज्ञान। तो सबसे कम समय तक जो रहा वो हमने जो पढ़ा था 1870 से लेकर के 1900 ईस्वी का जो समय था वो समय चेतना के विज्ञान का था। चेतना का विज्ञान यानी हम कहें कि मात्र कितने वर्षों तक, 30 वर्षों तक जो मनोविज्ञान पढ़ा गया था वो चेतना का विज्ञान पढ़ा गया था। सबसे अधिक समय तक मनोविज्ञान के किस रूप को पढ़ा गया, दूसरा क्वेश्चन बनता है। सबसे अधिक समय तक मनोविज्ञान के में किस रूप को पढ़ा गया, यानी आत्मा के अध्ययन के रूप में, यानी 2 से 2500 वर्षों तक
मनोविज्ञान को आत्मा के अध्ययन के रूप में पढ़ा गया। फिर उसके बाद यानी हम कहें कि लगभग 2 शताब्दियों तक, 2 शताब्दियों तक मनोविज्ञान मन व मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में पढ़ा गया, और फिर 30 वर्षों तक चेतना के विज्ञान के रूप में पढ़ा गया। दोस्तों, सबसे कम समय में चेतना का विज्ञान पढ़ा गया था। उसके बाद 20वीं सदी से लेकर के वर्तमान तक, यानी 1912 में हुआ था, लेकिन 1900 ईस्वी में, यानी 20वीं सदी से लेकर के वर्तमान तक मनोविज्ञान आज भी मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में पढ़ा जाता है। ये हमने पढ़ा, और इसके बाद में कुछ परिभाषाएं पढ़ी। इन परिभाषाओं में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस विद्वान के अनुसार ये परिभाषा, जो मुख्य हैं। उसके बाद में हम कई बार कुछ क्वेश्चन अलग तरीके के आते हैं। दोस्तों, वो क्वेश्चन आज बंद हो गया नहीं। पहले तो ये पूछा जाता था, वो एक समय था, वो दौर था जिसमें पूछा जाता क्या था, सिगमंड फ्राइड कहाँ का निवासी था। ये तो आप नींदों में बता दोगे कि वियना ऑस्ट्रिया का निवासी था। आज तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि सिगमंड फ्राइड का क्वेश्चन आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि सिगमंड फ्राइड का क्वेश्चन है। आज तो ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं, क्वेश्चनों का स्वरूप बदल गया है। अब क्वेश्चन आते हैं, कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मनोविज्ञान है। क्वेश्चन करता हूं मैं आप लोगों से, मनोविज्ञान माना जाता है, मनोविज्ञान माना जाता है। क्वेश्चन बहुत छोटा है, लेकिन हमारे मस्तिष्क में एक अलग ही पहचान रखता है ये क्वेश्चन। क्योंकि हम, इसीलिए मैं कहता हूं बार बार, मनोविज्ञान को रटना नहीं है, मनोविज्ञान को दिल से पढ़ना है, समझना है। मनोविज्ञान को रटना नहीं कभी भी। मनोविज्ञान माना जाता है। मैं ऑप्शन आते हैं बहुत, ये तो मैंने बहुत छोटा क्वेश्चन बनाया है, इसको बड़े विस्तार से बना करके देता है एग्जामिनर। उसमें आता है, मनोविज्ञान सकारात्मक है। कई बार, एक मिनट, सॉरी, मैं चेंज करता हूं क्वेश्चन को, कि मनोविज्ञान इनमें से मनोविज्ञान नहीं है। हम नहीं देखते, नहीं देखते, तो इस वजह से हमारा क्वेश्चन गल चला जाता है, और क्वेश्चन को हम समझते नहीं है, रटते हैं। अब रटते हैं तो किस तरीके से? तो पूछा जाता है कि इनमें से मनोविज्ञान नहीं है। पहला सकारात्मक, दूसरा धनात्मक, तीसरा विधायक, चौथा नियामक। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन ये आए हुए भी हैं पहले कि निम्न में से मनोविज्ञान नहीं है। अब कौन सा नहीं है? पहला सकारात्मक, दूसरा धनात्मक, तीसरा विधायक, चौथा नियामक। अब इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं हमारे एग्जाम में, लेकिन हमें संशय रहता है क्योंकि हम रटते हैं। अब रटना नहीं है, इन शब्दों को समझना है। अब इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं, इन शब्दों, इस क्वेश्चन के बाद में हम दोबारा आएंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, कुछ शब्द ऐसे हैं। पहला है, कुछ शब्द हैं जैसे सकारात्मक, दूसरा हमने लिखा धनात्मक, सकारात्मक, धनात्मक, फिर हमने लिखा विधायक, फिर हमने लिखा नियामक, फिर हमने लिखा अनप्रयुक्त, फिर हमने लिखा अनुप्रयुक्त, फिर हमने लिखा आदर्शात्मक। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 शब्द हैं दोस्तों। इन 7 शब्दों को समझना है। अब हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, निश्चित रूप से इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इन 7 शब्दों को समझना है, और ये जो 7 शब्द हैं ये किस किस रूप से रखे जाते हैं। जैसे हमने इनमें से क्वेश्चन रखा कि निम्न इनमें से मनोविज्ञान नहीं है। अब मनोविज्ञान क्या नहीं है? सकारात्मक, धनात्मक, विधायक और नियामक। ये हमें ये क्वेश्चन तब आएंगे, निश्चित रूप से 1 या 2 क्वेश्चन इन 7 शब्दों में से आता है। कई बार चाहे वो मनोविज्ञान के संबंध में पूछ ले या मनोविज्ञान के किसी दृष्टिकोण के रूप में पूछ ले, किसी न किसी रूप में जरूर पूछता है इनमें से क्वेश्चन। पहला है सकारात्मक।
अब सकारात्मक का अर्थ क्या होता है? सकारात्मक का अर्थ होता है जो एक सही दिशा में, एक सही वे में चलने वाला हो। क्या मनोविज्ञान एक सही दिशा में चलने वाला है कि नहीं है? है सही दिशा में? मनोविज्ञान एक सकारात्मक दृष्टिकोण लिए है कि नहीं है? बताइए। सकारात्मक और नकारात्मक दो शब्द हैं, क्या नकारात्मक रूप में रखा जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मनोविज्ञान सकारात्मक दृष्टिकोण लिए हुए हैं। तो मनोविज्ञान क्या सकारात्मक है? हाँ है, मनोविज्ञान सकारात्मक। दूसरा, धनात्मक। क्या मनोविज्ञान कभी भी ऋणात्मक है, निम्न श्रेणी की ओर लेकर के जा रहा है? नहीं, मनोविज्ञान हमेशा उन्नति की ओर लेकर के जा रहा है। धनात्मक यानी उन्नति की ओर। तो मनोविज्ञान क्या है? धनात्मक भी है। तीसरा कौन सा है? विधायक, यानी जो विधि या जो कभी टूटता ना हो, जो हमेशा से चलता आ रहा हो और जो कभी टूटता नहीं है, जो आगे बढ़ता है, वो कौन सा है? विधायक। क्या मनोविज्ञान विधायक है कि नहीं? हाँ, मनोविज्ञान विधायक है। उसके बाद कौन सा है? नियामक। नियामक किसे कहते हैं ये समझो। नियामक यानी जो नियमों से चलने वाला हो। किससे चलने वाला हो? नियामक के बारे में हम चर्चाएं करते हैं, जो नियमों से चलने वाला हो। और नियम क्या होते हैं दोस्तों? यानी मान के चलो हम नियम के बारे में चर्चा करते हैं। नियम, क्या मनोविज्ञान नियमों से चलता है? अब मनोविज्ञान किसके रूप में पढ़ा जाता है? मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में पढ़ा जाता है। अब ये देखिए, नियामक है कि नहीं हम पता लगाते हैं कि आप कहीं किसी सरकारी ऑफिस में चले गए। आप किसी सरकारी ऑफिस में आप गए, मान के चलिए ये आपका ऑफिस है, इस ऑफिस में आप बैठे हैं। इस ऑफिस में आप गए और इस ऑफिस में आप गए, इसमें बहुत से लोग काम कर रहे थे, इसमें आप जाते ही आप यहां खड़े हैं। आपने देखा कि ये जो ऑफिस में काम करने वाला है ये तो मेरा जानकार है। वो कोई भी हो सकता है, वो आपका जानकार भी हो सकता है, वो आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, आपका गांव का भी हो सकता है, आपके समाज से भी हो सकता है, आपका पहले मिला हुआ भी हो सकता है, वो आपके दोस्त का दोस्त भी हो सकता है, वो आपके किसी जान पहचान वाला हो सकता है। जैसे ही आपने इसको देखा तो देखते ही आपने अंदाजा लगाया कि ये तो मेरा जानकार है, ये तो मेरा काम कर देगा जाते ही। अब आपके मन में वो विचार उठे। अगर आप उसके पास गए और उसने सोचा, वो भी आपको जानता है, और उसने आपको सोचा कि ये तो मेरे गांव का है, और वो जो काम है, ये जो काम करवाने आया है, ये काम अगर नियमों के अनुसार चले, हम नियामक पढ़ रहे हैं, अगर हम नियमों के अनुसार चलें तो नियमों के अनुसार यह काम कितने दिनों में होगा? 10 दिनों में होता है। अगर वो इंसान आपका जानकार है तो आपने सोचा कि वो आपके व्यवहार को उसने आपके व्यवहार को और आपने उसके व्यवहार को देखते हुए आपने कहा कि ये काम मेरा कर दीजिए, और उसने अगर कर दिया तो वो नियामक नहीं हुआ, क्योंकि नियम क्या है कि वो काम तो 10 दिन में होगा। अब उसने नहीं किया तो स्वाभाविक सी बात है कि वो नियम के अनुसार चलने वाला है, नियम को नहीं तोड़ता है, और जब नियम को नहीं तोड़ता तो व्यवहार अलग रह जाते हैं, नियम अलग रह जाते हैं। तो बताइए, क्या मनोविज्ञान नियामक है कि नहीं है? मनोविज्ञान नियामक नहीं है, क्योंकि नियामक वो होता है जो नियमों से चलता है, और मनोविज्ञान में क्या देखा जाता है? व्यवहार देखा जाता है। अगर ये आपका काम 10 दिन में होने वाला अगर आपका 1 दिन में ही कर देता तो ये व्यवहार आपका व्यवहार देखता। इसने नियम नहीं तोड़े, 10 दिन में होने वाला काम 10 दिनों में ही किया, तो वो क्या है? नियामक है। तो क्या मनोविज्ञान नियामक है? अब वापिस इस क्वेश्चन पे आइए कि इनमें से मनोविज्ञान नहीं है, सकारात्मक है कि नहीं है? है। धनात्मक है कि नहीं है? है। विधायक जो कभी नहीं टूटता है, लेकिन नियामक नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब नियामक वो होते हैं जो नियमों से चलते हैं, और लेकिन मनोविज्ञान में नियम नहीं, मनोविज्ञान में व्यवहार देखा जाता है। उसके बाद में क्या है? अनप्रयुक्त। अनप्रयुक्त क्या होता है? जो कभी प्रयोग में नहीं आए, जो कभी भी प्रयोग में नहीं आए। क्या मनोविज्ञान कभी प्रयोग में नहीं आता? मनोविज्ञान हमेशा प्रयोग में आता है। तो मनोविज्ञान भी अनप्रयुक्त भी नहीं है। उसके बाद में अनुप्रयुक्त। अनप्रयुक्त और अनुप्रयुक्त दोनों में अंतर है। अनुप्रयुक्त है अनुसार प्रयोग में आना, अनुसार प्रयोग में आना। क्या मनोविज्ञान किसी के अनुसार प्रयोग में आता है कि नहीं आता?
आता है। तो मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त तो नहीं है लेकिन अनुप्रयुक्त है। उसके बाद में आदर्शात्मक। अब आदर्शात्मक किससे जोड़ते हैं? आदर्शात्मक को हम जोड़ते हैं सिद्धांतों से। किससे जोड़ते हैं? सिद्धांतों से। अब सिद्धांतों से आदर्शात्मक को हम जोड़ते हैं। हम कई बार किसी प्राणी के पास जाते हैं और हम उसको कहते हैं कि वो तो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो तो सिद्धांतवादी है और वो अपने सिद्धांतों से टलने वाला नहीं है और अपने सिद्धांतों पे चलता है। और अपने सिद्धांतों पे चलता है तो उसने अपने स्वयं के कुछ नियम बनाए हुए होंगे, और जब नियम और सिद्धांत आपस में मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि वहां व्यवहार नहीं है। और वहां व्यवहार नहीं है तो मनोविज्ञान तो व्यवहार का विज्ञान है। आज हमने मनोविज्ञान के बारे में अगर मनोविज्ञान व्यवहार के रूप में पढ़ा जाना हमने, तो मनोविज्ञान आदर्शात्मक नहीं है। अब क्वेश्चन इनमें से कोई भी आ जाए, छूटना नहीं चाहिए। इसमें से पूछा जाता है कि मनोविज्ञान, अब मैं यहाँ एक लाइन लिखता हूं, इन दोनों को अलग अलग रूपों में लिखता हूं। पूछा जाता है कि मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान है, ये 7 ही शब्द याद रखने हैं और ज्यादा नहीं रखने। इन 7 में ही पूछा जाएगा, गारंटी है अपनी। इन 7 में से ही 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, आगे की छोड़ो पहले देखो, जितने भी एग्जाम हुए उनमें आए हुए हैं इनमें से क्वेश्चन। अब मनोविज्ञान है, हमने पढ़ा सकारात्मक है कि नहीं है? है। हमने पढ़ा धनात्मक है, हमने पढ़ा विधायक है। सकारात्मक है, धनात्मक है, विधायक है, लेकिन नियामक नहीं है। दूसरा हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान नहीं है। तो क्या नहीं है? नियामक नहीं है, नियामक नहीं है। उसके बाद में अनुप्रयुक्त, जो प्रयोग में नहीं आए, अनुप्रयुक्त नहीं है। उसके बाद अनुप्रयुक्त, अनुप्रयुक्त है तो अनुप्रयुक्त को हम ऊपर लिखेंगे, अनुप्रयुक्त। मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त है। उसके बाद में आदर्शात्मक, आदर्शात्मक को हम सिद्धांतों से जोड़ते हैं तो आदर्शात्मक मनोविज्ञान नहीं है। अब क्वेश्चन इन्हीं में से कहीं अप्लाइड करके या किसी अन्य रूप में रख करके पूछा जाता है, तो पूछा जाता है कि मनोविज्ञान है तो है सकारात्मक, धनात्मक, विधायक और अनुप्रयुक्त। पूछा जाता है कि मनोविज्ञान नहीं है तो ये नहीं है, नियामक, अनुप्रयुक्त और आदर्शात्मक, ये मनोविज्ञान के रूप में नहीं है। तो ये दोस्तों हमारा एक स्टेज पूरा होता है मनोविज्ञान के संबंध में। हम यहाँ तक आज तक हमने पढ़ा है कि मनोविज्ञान ने अपना किस किस रूप में, किस गति में कार्य किया और कहाँ से किस दौर में, किस श्रेणी में चल करके आया। ये एक मनोविज्ञान का एक निश्चित समय आया 20वीं से लेकर के वर्तमान तक। अब देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन खड़ा हुआ हमारे सामने कि हम क्यों पढ़े मनोविज्ञान, हमारे क्यों लागू हुआ। अब मनोविज्ञान हमारे लिए जो लागू हुआ वो मनोविज्ञान शिक्षा के साथ जोड़ा गया। अब शिक्षा के साथ जोड़ा गया तो हमें पढ़ना है शिक्षा मनोविज्ञान। क्या पढ़ना है? शिक्षा मनोविज्ञान। दोस्तों जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं उसमें सबसे बड़ा विज्ञान है मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान की वर्तमान में 30 शाखाएं प्रचलित हैं, और 30 शाखाओं में जो हम एक शाखा का अध्ययन करते हैं वो करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का। अभी तक जो हम अध्ययन कर रहे थे वो मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में पढ़ रहे थे, मनोविज्ञान के अर्थ को जान रहे थे। अब हमारे पास जो शब्द आता है वो शिक्षा मनोविज्ञान आता है। अभी तक हमने किसका अध्ययन किया है? अकेले मनोविज्ञान का अध्ययन किया है। अब हमें पढ़ना है शिक्षा के बारे में, तब जाकर के हमारे पास बनता है शिक्षा मनोविज्ञान। अब शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं तो शिक्षा क्या है दोस्तों? यानी शिक्षा शब्द की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वैदिक काल में ही, वैदिक काल की हम बात करें तो वैदिक काल में जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद में शिक्षा शब्द की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में ही शिक्षा शब्द की जानकारी मिलती है। अब ऋग्वेद में शिक्षा शब्द की जानकारी मिलती है, हम पढ़ते आए हैं हमेशा से कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु से हुई है, शिक्ष धातु से हुई है जिसमें ए उपसर्ग लगने से हुई है, जिसका अर्थ सीखना होता है। अब शिक्षा शब्द का अर्थ सीखना होता है। अब क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ अलग तरीके के आते हैं। एक क्वेश्चन करता हूं शुरू करने से पहले
क्वेश्चन आता है, हम ऐसे टॉपिकों को पढ़ते नहीं है, आसानी से नॉर्मली समझ करके उसको छोड़ देते कि शिक्षा के बारे में हमें आ रहा है, क्योंकि हमने तो इतना ही पढ़ा है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु में ए उपसर्ग लगने से हुई है, जिसका अर्थ सीखना होता है। लेकिन इसका रियल अर्थ ये नहीं होता है दोस्तों। क्वेश्चन आता है कि मैं यहां क्वेश्चन कर रहा हूं कि शिक्षा शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। शिक्षा शब्द का वास्तविक अर्थ है, देखिए पहला ऑप्शन है सीखने सिखाने की क्रिया, सीखने सिखाने की क्रिया। दूसरा है हमारा व्यवहार परिवर्तन की क्रिया। तीसरा है हमारा व्यवहार उन्नयन की क्रिया। चौथा हमारा प्रकाशित करने की क्रिया। इस तरीके के ऑप्शन आते हैं। अब क्वेश्चन तो हमने पढ़ा था कि शिक्षा शब्द वो संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ सीखना और सिखाना होता है। अब हमने इनमें से मैं आप लोगों से कहूं कि शिक्षा शब्द का वास्तविक अर्थ है, आप लोग क्या करेंगे। अब अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें 80% लोग, कितने 80% लोग हैं जो पहला आंसर करते हैं। 80% क्या है, सीखने सिखाने। अब 80% लोग भी करते हैं और 80% है क्या, सही भी है। 80% लोग भी करते हैं और ऐसा आंसर का क्वेश्चन है, और 80% सही आंसर भी है। ये हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल गलत है, लेकिन दोस्तों 80% सही वाले को नंबर नहीं मिलते, पूरे 100% वाले को नंबर मिलते हैं। अब यहाँ 100% तो ये है नहीं, 80% है। दूसरा ऑप्शन व्यवहार परिवर्तन की क्रिया, ये तो बिल्कुल 100% गलत है, 100% गलत आंसर है ये तो। तीसरा व्यवहार उन्नयन की क्रिया, ये भी 100% गलत है। चौथा हमारा ऑप्शन प्रकाशित करने वाली क्रिया, ये हमारा 100% सही है। सही तो ये भी था, लेकिन 80% था, क्योंकि ये हम पढ़ते आ रहे हैं। ये वास्तविक अर्थ नहीं है, ये इसका संकुचित अर्थ है। इस शब्द को भी पढ़ना पड़ेगा कि शिक्षा का अर्थ एक नहीं है, शिक्षा के कई अर्थों में जाना जाता है। तो शिक्षा शब्द का वास्तविक अर्थ पूछा है, तो वास्तविक अर्थ क्या है, प्रकाशित करने की क्रिया। अब कैसे है दोस्तों, देखिए हमने कहा कि पहले वैदिक काल में ऋग्वेद था, उसमें शिक्षा शब्द की उत्पत्ति मिलती है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति मिलती है तो दोस्तों उस समय जो क्या होते थे, गुरुकुल होते थे। गुरुकुल होते थे, गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी, और गुरुकुलों में जो शिक्षा दी जाती थी, उस गुरुकुलों में जो ऋषि मुनि होते थे, उन ऋषि मुनियों का जो काम होता था, यानी इसमें गुरुकुलों में जो शिक्षा दी जाती थी, उस शिक्षाओं में बालक को किसी अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाया जाता था। किसी अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके, मैं यहां कहूं कि अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाया जाता था। ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाया जाता था गुरुकुलों में से। और दूसरा अर्थ गुरु का भी अर्थ है कि किसी अंधकार से मिटा करके किसी प्रकाश की ओर लेकर के जाना। तो हम कह सकते हैं कि यहां पे जो अज्ञान, जो अंधकार है, उसको मिटा करके प्रकाश की ओर लेकर के जाना। तो हमारा इसमें आंसर क्या था, प्रकाशित करने वाली क्रिया। अब प्रकाशित जो शब्द है, ये जो प्रकाशित जो शब्द है, ये इसका पर्यायवाची है परिमार्जन, परिमार्जन करना। अब परिमार्जन क्या है, परिमार्जन जो शब्द है वो मांजने से लिया गया है। किससे लिया गया है, मांजने से। हम बर्तन मांजते हैं ना, बर्तन मांजते हैं तो मांजने के बाद उसमें एक चमक सी आ जाती है। क्या आ जाती है, चमक सी आ जाती है। चमक का मतलब यहां अंधेरे से प्रकाश की ओर है। किससे किसकी ओर है, अंधेरे से ये प्रकाश की ओर। तो हम वास्तविक रूप में पढ़ सकते हैं कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है, कि हम प्रकाशित करने वाली क्रिया, या फिर हम यहां लिखें परिमार्जन करने की क्रिया। प्रकाशित करने की क्रिया या फिर परिमार्जन
करने की क्रिया, यानी बालक को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? शिक्षा। जो कि प्राचीन समय में गुरुकुलों में जो शिक्षाएं दी जाती थी उसमें गुरु एक ही अपने रूप को रखता था कि बालक के अज्ञान को मिटा करके उस अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर उसे धकेला जाए। तो यहां पे शिक्षा के कई अर्थ बन जाते हैं। तो उसी तरीके से इसके आंसर आते हैं। ये क्वेश्चन जो बना है हमारा, इस क्वेश्चन में हमें सोच समझ करके करना है। जैसे इस शब्द को पढ़ना है वास्तविक अर्थ। अब शिक्षा के अर्थ क्या है? कई अर्थों में रखा जाता है। जैसे मैं कहूं कि शिक्षा का सबसे पहले शिक्षा के अर्थ है, शिक्षा शब्द के अर्थ। शिक्षा शब्द के अर्थों में सबसे पहले है सामान्य। सामान्य अर्थ, सामान्य अर्थ क्या है? हमने अभी जो पहला देखा, सामान्य अर्थ है सीखने सिखाने की क्रिया। सीखने सिखाने की क्रिया, पहला है सामान्य अर्थ, सीखने सिखाने की क्रिया। दूसरा है वास्तविक अर्थ। वास्तविक अर्थ, शिक्षा का वास्तविक अर्थ। वास्तविक अर्थ क्या है? परिमार्जन करने की क्रिया, जो हमने पढ़ा प्रकाशित करने वाली, परिमार्जन करने की क्रिया। तीसरा है संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है? किसी विद्यालय या महाविद्यालय की क्रिया, जो हम शिक्षा विद्यालय और महाविद्यालय में पढ़ते हैं वो संकुचित अर्थ। और चौथा हमारा क्या है? व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ क्या है? प्राणी सभी जगह सार्वभौमिक रूप से निरंतर सीखना इसका व्यापक अर्थ। तो शिक्षा को दोस्तों चार अर्थों में रखा जाता है। पहला सामान्य अर्थ, सीखने सिखाने की क्रिया। दूसरा वास्तविक अर्थ, परिमार्जन करने की क्रिया। तीसरा संकुचित अर्थ, किसी विद्यालय महाविद्यालय की क्रिया। चौथा व्यापक अर्थ, यानी सार्वभौमिक सभी स्थानों पर प्राणी का सीखना, व्यापक अर्थ। तो क्वेश्चन किसी तरीके से आ सकता है, पूछा जाता है तो इन शब्दों को देखना होगा कि शिक्षा, पूछा जाता है कि शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है, शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है। धन्यवाद दोस्तों। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।